आजादी के 75 सालों के इस मूल्यांकन में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस कड़ी में इस समय हम लोग उन खास शख्सियतों से या फिर ये कहें कि उन अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों से जिन्होंने इन 75 सालों में कुछ वर्ष देश को देश बनाने में दिए हैं और अपना एक मूल्यांकन वे भी कर रहे हैं, क्योंकि ये वक्त है एक ऐसा वक्त जब हम 75 साल के हो गए स्वतंत्रता में। लेकिन स्वतंत्रता की ये यात्रा, यह हमारा सफर कैसा रहा, इसका एक खास मूल्यांकन होना भी जरूरी है। स्वर्ण महोत्सव अपनी जगह पर यह हो सकता है कि उसको धूमधाम से मनाया जाए। स्वतंत्रता महोत्सव ये भी हो सकता है जिस तरह से सबको इसके लिए उत्साहित किया जा रहा है कि हर घर तिरंगा फहराया जाए। ये हमारे बाह्य प्रदर्शन का भी हिस्सा है, लेकिन हमारे आंतरिक चिंतन का भी ये हिस्सा है कि हमने इन 75 सालों में क्या पाया है और हमारी ये जो यात्रा रही ये कैसे रही। तो आज जब हम स्वतंत्रता का ये स्वर्ण महोत्सव मना रहे हैं, तो स्वर्ण महोत्सव का ये मूल्यांकन करने की इस कड़ी में इस समय हमारे साथ है यूजीसी के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर सुखदेव थोराट सर, जिनका अपना स्वतंत्र अध्ययन है सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और एक तुलनात्मक अध्ययन वे करते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में विभिन्न जो समुदाय है उन समुदायों की प्रगति कैसे हुई। और ये अपना ये स्वतंत्र अध्ययन वे फैक्ट्स फाइंडिंग के जरिए उसको छापते भी हैं, सरकार के पास भी पहुंचाते हैं और उस पर काम होता है, उस पर योजनाएं बनती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है। आज इन सारी चीजों को आपके पास पहुंचाएंगे। हमारे साथ है डॉक्टर सुखदेव थोराट सर। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, बात हम यहाँ से शुरू करना चाहेंगे। आपने देश की विभिन्न समितियों पर काम किया है, यूजीसी के तो आप चेयरपर्सन रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात की आपका एक स्वतंत्र अध्ययन है कि सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में, राजनीति और सांस्कृतिक विकास, इन दोनों का प्रभाव इन सारे समुदायों के विकास में कैसा होता है। फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनका शैक्षिक विकास कैसा हुआ, इन सब का आपने एक स्वतंत्र अध्ययन किया है। हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि इस समय आप स्वतंत्रता के स्वर्ण महोत्सव के पर्व पर आप इन 75 सालों का जो मूल्यांकन है वो कैसे करेंगे। देखिए, 75 साल स्वातंत्र इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जी 75 साल का हम मूल्यांकन करने की बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और इस घटना में ही हमें क्या करना है, कौन से गोल हमारे सामने होने चाहिए और हमें उस गोल को कैसे पूरा करना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में दिया हुआ है। ये सब चीजें हमने डिजाइन कर ली। उसमें दिया हुआ है कि समाज में समता, इक्वालिटी, स्वातंत्र्य, लिबर्टी, बंधुभाव, फ्रेटर्निटी, इसको हम प्रमोट करेंगे। सेकुलरिज्म को प्रमोट करेंगे। सोशल जस्टिस इसका हिस्सा होगा। सोशल जस्टिस होगा जिसमें दलित और आदिवासी और ऐसे समाज है जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है उनको जस्टिस देंगे। ये तो पहला हिस्सा हुआ जी। और दूसरा हुआ कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है 46, ये सरकार के ऊपर एक तरीके से सरकार को आदेश देता है कि कौन सी नीतियां बनाए जिस नीतियों से विषमता कम हो और जो पिछड़े हुए वर्ग है उनका विकास हो। तो मेरा ख्याल है हमें यदि मूल्यांकन करना है जी कि 75 साल में क्या हुआ है, तो क्या हमने समता लाने में तरक्की की है, हमने लोगों को स्वातंत्र और फ्रीडम इंश्योर करने में तरक्की की है, हमने लोगों में बंधुभाव और ब्रदरहुड लाया है, और हमने ऐसी नीतियां बनाई है जिससे असमानता दूर हुई है और सामाजिक न्याय मिला हुआ है। ये जो तत्व है जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है, इसी को इस्तेमाल करके हमने जज करना चाहिए, क्योंकि वही गोल कॉन्स्टिट्यूशन में देश के सामने, राज्य के सामने रखे हैं।
आपको क्या लगता है कितना हम लोग इस ओर कदम बढ़ा पाए? इसमें मैं समझता हूँ कि हमने तरक्की काफ़ी की है। ऐसे जी। हमने यदि आप मानवीय विकास की कुछ मानदंड ले लें जी। कि भाई लोगों की इनकम बढ़ी है, गरीबी कम हुई है, शिक्षा बढ़ी है, लोगों को रहने के लिए आवास है, और दलित और आदिवासी पर्टिकुलरली के लिए अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था जो है, जातीय भेदभाव जो कम हुआ या नहीं, इसमें हमने तरक्की की हुई है, ऐसी बात नहीं है। इस पर लेकिन कुछ काम हुआ है मतलब? हाँ, बहुत काम हुआ है, पॉजिटिव काम हुआ है। जो हम 1953 में थे, उसके आगे हम काफ़ी निकल चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। गरीबी हमारी कम हुई है, हम पॉलिटिकल फ्रीडम भी एंजॉय करते हैं, और शिक्षा का भी विकास हुआ है, और जो सिविक एम्यूनिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर है, हाउसिंग है, इलेक्ट्रिसिटी, इसका भी विकास हुआ है। तो जो विकास के मानदंड है उसमें विकास तो जरूर हुआ है। अगर हम आपसे ये पूछना चाहे कि लेकिन आप कितने संतुष्ट हैं? हाँ, ये आपने सही सवाल पूछा है कि विकास हुआ है, लेकिन जो घटना में एक उद्दिष्ट है कि हम समानता लाने की कोशिश करेंगे। जी। सरकार भी ऐसी नीति बनाएंगी जिससे जो असमानता है, इनइक्वालिटी है, लो कास्ट एंड हाई कास्ट एंड डिफरेंट पुअर एंड नॉन पुअर, इसमें यदि हम समझने की कोशिश करें तो हमें ये लगता है कि वो इनइक्वालिटी अभी काफ़ी हद तक कायम है। तो प्रोग्रेस तो हुई है, लेकिन इनइक्वालिटी जो है, जो गैप है गरीब और अमीर, दलित और आदिवासी एक तरफ और उच्च जाति के एक तरफ, इसमें गैप अभी भी आपको कायम देखेंगे आप। आपके अध्ययन में ये दिखाई देता है? बिल्कुल दिखाई देता है। मतलब आप कोई भी स्टैटिस्टिक ले लीजिए, पर कैपिटा इनकम ले लीजिए तो गैप है, गरीबी का दर ले लीजिए तो गैप है, माल न्यूट्रिशन एनीमिया है वो लेते उसमें गैप है, एजुकेशन रेट जो उसमें ले लीजिए, हाउसलेसनेस, अच्छे और बुरे घर वो ले ले तो उसमें गैप है। तो ये जो है, ये हम गैप जो है पूरी तरह कम नहीं कर पाए हैं। इसका कारण है कि जो नीतियां हमने बनाई उसमें कमियां हैं। तो मेरा ख्याल है 75 साल के बाद असमानता जो कायम है जी, इम्प्रूवमेंट के साथ, वो चैलेंज हमारे सामने है, और वो ऐसी नीतियां हमने बनाई जिससे तरक्की तो थोड़ी हुई है, लेकिन इस तरह से नहीं हुई कि हम जो इनइक्वालिटी है डिफरेंट ग्रुप में उसको सही तरीके से रिड्यूस करें और सबको समान लेवल पे आने की कोशिश करें। ये एकदम समान नहीं तो कम से कम मिनिमम इनइक्वालिटी हो, गैप हो, इसमें हम समझते हैं। क्या इसमें नीतियों की कमी है या फिर इच्छा शक्ति की कमी? क्या देखते हैं आप? क्योंकि आपने तो एक बड़ा लंबा समय एजेंसीज के साथ भी काम करते हुए बिताया है, आपने अपना स्वतंत्र अध्ययन भी किया है, प्रोफेसरी करते हुए भी आपने इन सब चीज़ों को बहुत एनालाइज किया है। आप क्या देखते हैं? क्या इच्छा शक्ति की कमी लगती है, या फिर हमारी सामाजिक व्यवस्था का प्रॉब्लम है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि इसमें नीतियाँ थोड़ी ठीक नहीं है? इसमें जो मुख्यतः जो है नीतियों में कमियां हैं, उसको सुधार की जरूरत है। और नीतियों में कमी होने का कारण यह है कि आपकी विल नहीं है। तो दोनों बातें जो आपने पूछी वो सही है कि विल न होने की वजह से आप उस तरह की नीतियां नहीं बना रहे हो, इसलिए समस्या जो है वो कायम है। अब उसके एक दो मैं उदाहरण आपको दे दूं जी, कि जो असमानता है वो इसलिए है बेसिकली कि ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी और वेल्थ है, जो सोर्स ऑफ इनकम है, उसमें इनइक्वालिटी होने की वजह से इनकम में इनइक्वालिटी रहती है। तो यदि सरकार ऐसी नीतियां बनाती जिससे वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिनके पास ज़्यादा है उससे उनसे कम करके जिनके पास नहीं है उनको देते, लैंड हो, कैपिटल हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो या एजुकेशन लेवल हो, तो मीन्स ऑफ जो इनकम है, इनकम के साधन जो है, उसको हमने ड्रेस्टिकली चेंज नहीं किया है। उसको बरकरार रखने की तरक्की हुई है, लेकिन उसमें इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। उसका मैं एक ही उदाहरण दे दूँ आपको जी, कि यदि आप जिसकी टॉप में है और जो बॉटम में है, इसमें आप देखेंगे तो कम से कम 7-8% पर हाउस होल्ड वेल्थ आप लेंगे तो बॉटम इनकम ग्रुप के पास है एज कम्पेयर टू द हायर इनकम ग्रुप। या आप सोशल ग्रुप ले लीजिए, शेड्यूल कास्ट का देश की वेल्थ में 7% शेयर है, जबकि शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन 16% है।
और जो हाई कास्ट है उसका शेयर अब लगभग 21% 22% पॉपुलेशन का होगा, लेकिन वेल्थ में जो है 41-42 इस तरह से है। तो जो वेल्थ है विच इज अ सोर्स ऑफ इनकम, उसको हमने नहीं घटाया, इसलिए कि हमारी इंटरेस्ट है। उसी तरह एजुकेशन की जो नीतियां है उसमें भी हमने शुरू में तो कुछ इगैलिटेरियन पॉलिसीज लाई, लेकिन बाद में जो है हम उसमें आप देखेंगे कि इस तरह की नीतियां लाई कि जिसमें जो इक्वल एक्सेस एजुकेशन को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। तो बेसिकली मैं ये कहूँगा आपको कि जो नीतियां है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की है, एजुकेशन से ताल्लुकात है, हाउसिंग की है, सिविक कम्युनिटीज की है, उसमें कमतरता रही है। आपको क्या लगता है कि ये जो शिक्षा की बात जैसे आपने की और शिक्षा पर आपका एक बड़ा काम भी है, क्या आपको लगता है कि शिक्षा का जो स्तर है वो स्तर समाधानकारक है? सब समूहों में वो एक सा दिखता है, या फिर ये जो अशिक्षा का एक ये दिखता है, एक साक्षरता वाला हिस्सा दिखता है और एक इन दोनों के बीच में कुछ शिक्षित वर्ग दिखता है? उसमें ऐसा है कि शिक्षा को जब हम उसको समझने की कोशिश करें तो दो बातें होती है। एक तो ये है कि आप लिटरेट है या नहीं है। लिटरेट का मतलब है आप लिख सकते, पढ़ सकते या नहीं, मतलब जो हमारे यहाँ साक्षरता अभियान बहुत बड़े पैमाने पर चला है। दूसरा ये है कि लिटरेट होने के बाद लेवल ऑफ एजुकेशन आपकी क्या है, प्राइमरी कितने, सेकेंडरी कितने, हायर सेकेंडरी कितने, हायर एजुकेशन कितने हैं। आपका अध्ययन क्या कहता है, क्योंकि इस पर तो आपने बहुत डिटेल स्टडी किया है इसका। बिल्कुल इसमें तरक्की हुई है। लिटरेसी रेट हमारे अच्छे है, 90% है, 86% है, हाई लेवल है। लेकिन जब आप प्राइमरी लेवल पे आ जाते हो, प्राइमरी लेवल पे भी इनइक्वालिटीज कम है, लेकिन आप सेकेंडरी हायर सेकेंडरी पे आ जाते हो तो ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाता है, स्पेशली गरीबों में और दलितों में, आदिवासी में। और हायर एजुकेशन पे आप देखेंगे कि गरीब और दलित आदिवासी जो है उसका हिस्सा कम हो जाता है। एनरोलमेंट रेट कही है, शिक्षा का दर की है, और जिनका इनकम ज़्यादा है, जो उच्च जाति के हैं, जिनको बेनिफिट है, उनका जो दर है वो ज़्यादा हो जाता है। यदि मैं आपको क्या स्लम में भी ये स्थिति दिखाई देती है कि स्लम का एजुकेशन रेट जो है, ये मैं आपको एक थोड़ा सा सेकेंडरी स्कूल का यदि स्टैटिस्टिक आपको दे दूं, जी तो शेड्यूल ट्राइब का दर जो है हायर सेकेंडरी 12वीं का 66% है। तो अच्छा। उस एज ग्रुप में जो लड़के स्कूल में जाने चाहिए, हायर सेकेंडरी में जाने चाहिए, 12वीं में उसका 66% है। इसके तुलना में हाई कास्ट का 94% है, शेड्यूल कास्ट का 73% है। तो गैप आपको क्लियरली नजर आ रही है। हायर एजुकेशन का दर शेड्यूल ट्राइब लगभग 20 40% का गया है। बिल्कुल। हायर एजुकेशन में 16% शेड्यूल ट्राइब का है, तो हाई कास्ट का 41% है। तो ये जो गैप है, मतलब आप देख रहे हो तरक्की तो हुई है। 51 में जो रेट था शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब को बढ़ गया, लेकिन उससे ज्यादा रेट से हाई कास्ट का बढ़ा, इसलिए गैप जो है वो बनी रही, और गैप जो है 5 टाइम ज्यादा है। उसी तरह सिविक कम्युनिटीज में जो आपने सवाल रेज किया है कि आप हाउसिंग ले लीजिए, हाउसिंग की जो स्टैटिस्टिक होती है वो ये होती है कि बैड हाउसेज, गुड हाउसेज। घर तो हर किसी का होता है, क्योंकि जमीन पे होने वाले भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर के पास घर होता है। लेकिन बैड हाउसिंग का प्रोपोर्शन आप देखेंगे तो लो इनकम ग्रुप, शेड्यूल ट्राइब का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है। दूसरा आप स्लम का देख लीजिए, जिनकी हालत बुरी होती है, तो शेड्यूल कास्ट का पर्टिकुलरली प्रोपोर्शन जो है अर्बन एरियाज में जो है, वो शेड्यूल कास्ट बहुत ज्यादा परसेंटेज में अर्बन एरियाज में स्लम में रहते हैं। महाराष्ट्र का मैं बताऊँ आपको, तो महाराष्ट्र में लगभग 30% जो अर्बन एरिया का शेड्यूल कास्ट है, अर्बन एरिया में रहने वाला जो दलित है, वो स्लम में रहता है। ये प्रोपोर्शन शेड्यूल ट्राइब से भी ज्यादा है, ओबीसी और हाई कास्ट से तो है ही है। तो मतलब अच्छे घर जो है शेड्यूल कास्ट के पास, वो भी बड़े हैं। लोअर मिडिल क्लास के है कि घर भी बड़े हैं, लेकिन बैड क्वालिटी हाउसेस जिसमें स्लम भी आता है, उसका प्रोपोर्शन अभी भी शेड्यूल कास्ट का कायम ही है। जो ऊंचा था 50 में, वो आज भी है। क्या वहां भी हमें मिडिल क्लास दिखाई देता है? अब मिडिल क्लास के पास थोड़े अच्छे घर हैं, अच्छा, अपर कास्ट के पास थोड़े से अच्छे घर हैं, लेकिन आप एग्रीगेट ले ले शेड्यूल कास्ट, तो उसमें आपको नजर आता है कि उनकी हाउसिंग के बारे में, ड्रिंकिंग वाटर के बारे में स्थिति जो है वो खराब है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है
कि जिस रेट से आपने शेड्यूल ट्राइब का या साथ साथ लो इनकम ग्रुप का दर बढ़ाना चाहिए था, जिस रेट से आपने उनको अच्छे घर देने चाहिए थे घर की पॉलिसी बनाकर, वो दर से आप नहीं कर पा रहे हो। स्लोली आप उनको स्लम क्लियरेंस कर रहे हो, घर देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हाई कास्ट तो उसको हाई कास्ट और हाई इनकम वाला अपना भी इनकम है उनके पास, वो सरकारी नीतियां भी है जो उसका फायदा उठाता है। तो सवाल क्रक्स ऑफ द मैटर ये है कि जिस रेट से इनकी तरक्की होनी चाहिए हर एक इंडिकेटर में विकास के, उस रेट से नहीं हुई, इसलिए गैप जो है विकास होने के बावजूद भी डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट और नीतियां होने के बावजूद गैप जो है बनी रही, और नीतियां में कमी है इसलिए वो गैप है। क्या मानते हैं आपने उसमें क्या सुधार की जरूरत थी? ये अब सुधार की मैंने वेल्थ के बारे में आपको बता दिया है, लेकिन शिक्षा के ऊपर हम यदि विचार करें जी, कि शिक्षा के ऊपर आपको हमने शुरू में क्या किया कि 50s और 60s और 70s में हमने कहा कि भाई पब्लिक एजुकेशन सिस्टम हो, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज हो, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो, प्राइवेट एडेड कॉलेजेस हो जिसमें फीस बहुत कम होती है, सरकारी शाला स्कूल्स हो। तो ये अच्छी नीति रही कि भाई अफोर्डेबल स्कूल सरकार शुरू करेंगी, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की एजुकेशन देगी। तो ये तो 70s तक तो चला, लेकिन 70s के बाद हमने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द स्कूल, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस किया। उनकी फीस इतनी ज़्यादा है कि हमने इनको अनअफोर्डेबल बना दिया है। मतलब जो नीतियाँ हमने शुरू में अच्छी शुरू की थी उसको रिवर्स करके हम वो नीतियों को अपना रहे हैं, जिसकी वजह से गरीब और शेड्यूल ट्राइब का एक्सेस जो है हायर एजुकेशन को कम हो रहा है। उसी तरह इसी के कारण ये अनुपात हमें ऐसा ऊंचा नीचा दिखाई देता। बिल्कुल अभी तो और बढ़ रहा है, अभी तो बढ़ेगा। अभी तो प्राइवेट सेक्टर का एजुकेशन ले स्कूल का और हायर एजुकेशन का, जिसमें फीस बहुत ज्यादा है, तो गरीब जा ही नहीं सकता। पहले वो था नहीं। केवल इतना कारण देखते हैं आप आपके अध्ययन में, आपकी स्टडीज में? इसमें कारण जो है वो आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। कारण हम ये देखते हैं कि प्राइवेटाइजेशन हम जिस सोसाइटी का और जिस लोकेलिटी का हिस्सा है, उस सोसाइटी में हम बहुत सारी चीजें देखते हैं कि इसमें कहीं सामाजिक कारण भी बन जाते हैं, इसमें कहीं आर्थिक कारण भी बनते हैं, इसमें सांस्कृतिक और धार्मिक कारण भी जुड़ जाते हैं। आप ऐसे अलग अलग कारण को देखते हैं? नहीं, कारण पॉलिसीज की बात है। अच्छा, कि भाई जो शुरू में पॉलिसीज थी जिसमें सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस, सरकारी यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज, फीस, स्कॉलरशिप अफोर्डेबल बनाना गरीबों के लिए, ये नीतियां आप क्यों बदल रही है धीरे? मतलब वो जो 80s के बाद जो प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ है, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, जो मुझे लगता है वो ये है, उसका पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन है कि प्राइवेटाइजेशन ये एक मीन्स ऑफ इनकम अर्निंग हो गया है। अच्छा, ठीक है ना। और जो जिनके शैक्षणिक संस्था है वो तो सत्ता में है या सत्ता से जुड़े हुए लोगों के साथ है, तो उनका सेल्फ इंटरेस्ट है कि हम प्राइवेटाइजेशन को न रोकें, क्योंकि वो एक कमोडिटी बन गया है एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन। आज देखो महाराष्ट्र में जो है इंग्लिश स्कूल इतने रैपिडली हो रहे हैं और प्राइवेट स्कूल जो सरकारी स्कूल है वो रैपिडली कम हो रहे हैं। अब इससे इसका जो इनइक्वालिटी पे जो असर होगा, असमानता जो बढ़ेगी गांवों में और शहरों में, तो उसका कोई क्या इसमें अशिक्षा को भी देखेंगे आप कि इसमें अशिक्षा का स्तर भी बढ़ सकता है? अशिक्षा का भी बढ़ सकता है। हो सकता है कि एक तबका ऐसा हो कि जाए ही ना स्कूल में, उसका प्रोपोर्शन कम होता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी तक एजुकेशन लेके वहां से आप ड्रॉप आउट हो जाएंगे। लेकिन एक लिटरेसी को और एक हायर एजुकेशन को, इसको अगर हम देखना चाहें तो प्रगति की दृष्टि में, मतलब किसी देश की जो शैक्षिक विकास की जो परिकल्पना होती है, उस परिकल्पना में हम इसे कैसे देखेंगे, यह हमें कैसे परिलक्षित? शिक्षा का दर यदि ज्यादा हो तो देश की तरक्की होगी, लोगों की तरक्की होगी। शिक्षा लेने का मतलब क्या है? आपकी कैपेबिलिटीज बढ़ जाती है। लेकिन मान्यता तो यही है ना सर। नहीं, सुनिए, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाती है, आपको रोजगार मिलने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो शिक्षा तो सिर्फ आदमी को अच्छा ही नहीं बनाती है, लेकिन उसकी रोजगार भी बढ़ाती है। अच्छा बिजनेस कर सकते हो, अच्छा खेती कर सकते हो, अच्छी जॉब मिल सकती है। यदि आप उसको रोक रहे हो तो तरक्की तो नहीं होगी।
आज महाराष्ट्र में देखिए 30% एनरोलमेंट रेट है हायर एजुकेशन पे, ऑल इंडिया में 26% है। इसकी तुलना में आप यूरोप देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, जहाँ 50, 60, 70, 80 इतना ये है। तो वहाँ के लोगों की तरक्की क्यों हो रही है? क्योंकि एजुकेशन लेवल बहुत ज़्यादा है। यहाँ जो है एजुकेशन को हमने जितना वाइड लार्ज स्केल पे बढ़ाना चाहिए था उतना लार्ज स्केल पे बढ़ाया नहीं। लेकिन सिंपल इंडिकेटर या पर कैपिटा इनकम का ले लो, शिक्षा का ले लो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ले लो कि भाई यदि सारे जीवन आपका अच्छा है या बुरा है, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी में आप कितने साल जिंदा रहते हो इसकी इस पे वो हो जाता है। वो एक एग्रीगेट इंडिकेटर है, उसमें आप देख लीजिए, उसमें डिस्पैरिटी है। जो शेड्यूल ट्राइब की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 48 ईयर है, शेड्यूल कास्ट की 55 है, उससे थोड़ा हटकर ओबीसी के उसका थोड़ा हटकर हाई कास्ट की है। तो ये सारे इंडिकेटर जो है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, वेल बीइंग को कैप्चर करते हैं, वो साफ बताते हैं कि वो अभी भी हम काफी पीछे हैं। क्या इसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ये भी एक मुद्दा है? बिल्कुल है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल ही एक फैक्टर है। यदि आप नौकरियों में देखेंगे तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। आपका रिजर्वेशन जो है बड़ी मुश्किल से छोटी जो सरकारी नौकरियां है 20%, 15% कवर करती है, उसमें है। 80% में तो रिजर्वेशन है नहीं। वहाँ तो जात, धर्म, ये सारी बातें आती रहती हैं। शिक्षा में डिस्क्रिमिनेशन है, गाँव में डिस्क्रिमिनेशन है, जो सिविक कम्युनिटीज है, ड्रिंकिंग वाटर में है, रोड है, सैनिटेशन फैसिलिटीज है, वो तो अब सारा बाहर आ रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ यही नहीं कि आप गांव के बाहर रहो, आपकी बस्ती बाहर होगी, आपके साथ कम सोशल रिलेशन होंगे, उसी में है। तो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन जो है, एजुकेशन डिस्क्रिमिनेशन जो है, डिस्क्रिमिनेशन इन एक्सेसिंग सिविक अम्यूनिटीज, इसमें सारे में डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन फॉर द शेड्यूल कास्ट इज ए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर व्हाई दे लैग बिहाइंड। प्रॉपर्टी नहीं है, रोजगार नहीं है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन वो होने के बावजूद भी आप पढ़े लिखे हो, आपने ग्रेजुएट किया है, और भी है हाई कास्ट का बंदा, वो भी ग्रेजुएट किया है, दोनों मार्केट में जॉब के लिए एंटर कर रहे हैं, एक को फायदा हो रहा है जाति को, दूसरे को नुकसान हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो सेम एजुकेशन लेवल होने के बावजूद भी शेड्यूल कास्ट डिसएडवांटेज पोजीशन में, क्योंकि जाति के आधार पर उसका डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो डिस्क्रिमिनेशन तो शेड्यूल कास्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो मॉडर्न फॉर्म में है और उसको पीछे खींचता है, लाता है। तो फिर ये जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों को बदलने का आप क्या उपाय देखते हैं? स्थितियों में तो उपाय यही है कि जो नीतियां गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग है, उसके विकास का दर आप जोरों से बढ़ाओगे। हाई कास्ट का भी इनकम बढ़ना चाहिए, रिच का भी इनकम बढ़ना चाहिए, वो बात अलग है। लेकिन अनलेस यू हैव ए हायर रेट ऑफ इंक्रीज इन द इनकम एंड अदर इंडिकेटर ऑफ पुअर, हाउ विल दे कैच अप विद द हाई कास्ट? कर नहीं पाओगे। तो ऐसी नीतियां बनाओ जिससे गरीब, दलित, आदिवासी, मार्जिनलाइज सेक्शन की तरक्की तेजी से हो। जो बेसिक नेसेसिटीज है कि उसको इनकम मिले, उसके लिए रोजगार की जरूरत है, उसके लिए प्रॉपर्टी की जरूरत है, उसके लिए शिक्षा की जरूरत है। सर बात ये तो है, लेकिन हम ये भी आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये जो शिक्षा का जो एक अनुपात हमारे सामने आता है, जो बिल्कुल असमान दिखाई देता है, इस पूरी स्थिति को क्या हम इस दृष्टि में भी देख सकते हैं कि जैसा आपने प्राइवेटाइजेशन का जिक्र किया, आपने उसमें अलग अलग सेक्ट बताए कि ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन, उसके प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, उसके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ये जो शिक्षा में हम लोग सारी स्थितियां देख रहे हैं। लेकिन एक और भी स्थिति देखते हैं जो कारपोरेट इसमें शामिल दिखाई देता है, और शिक्षा का जो एक व्यापारीकरण होता हुआ दिखाई देता है। आपको क्या लगता है कि शिक्षा को ये हमारे कहाँ लेकर जाएगा? नहीं, वही बात मैंने बताई है कि 50 से लेके 70 तक जी हमने सरकारी स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज जी इसको एक माध्यम बनाया सबके लिए शिक्षा देने की, जिसमें फीस बहुत कम है, इसलिए अफोर्डेबल था सबके लिए। लेकिन 70s के बाद हमने प्राइवेट सेक्टर लाया, और प्राइवेट सेक्टर की माध्यम से कमर्शियलाइजेशन हुआ है, क्योंकि वहाँ सरकार उसको फीस नहीं देती है, सरकार उनको ग्रांट नहीं देती है, इसलिए वो सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है। तो सेल्फ फाइनेंस कहाँ से आता है? वो ट्यूशन के थ्रू आता है, और ट्यूशन बहुत ज़्यादा होती है।
तो गरीब तबका, इवन लोअर मिडिल क्लास तबका जो है वो नहीं दे पाता है। और ये सारा प्रोफेशनल एजुकेशन भी है प्राइवेट सेक्टर में। तो ये जो कमोडिटाइजेशन जो हो गया है, कमर्शियलाइजेशन हो गया है कि जिसके पास पैसा है वो जाके खरीदे और शिक्षा को, और जिसके पास नहीं है वो रहे। तो ये बहुत ही गंभीर बात है ये। और ये महाराष्ट्र में स्पेशली जब 2013 में आपने सेल्फ फाइनेंसिंग स्कूल का कायदा लाया, अब तो हम प्राइवेट स्टेट यूनिवर्सिटी को ला रहे हैं। तो सेल्फ फाइनेंसिंग स्कूल का जब लाया तब से इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है वो इतने तेजी से गांव में बढ़ रही है, और मराठी मीडियम स्कूल जो है क्लोज हो रही है, सबको मालूम है। तो इससे मुझे लगता है कि बहुत ही इनइक्वालिटी बढ़ेगी एजुकेशन में, जिसका असर गरीब, दलित, आदिवासी में जो गरीब है उनके ऊपर काफी होगा। एक सवाल, जो अंतिम सवाल आपके लिए आता है कि हम, ये वक्त भी हमारा पूरा होता जा रहा है। हम आपसे अब पहले भी नई शिक्षा नीति पर आपसे बात किए थे, लेकिन आज इस परिप्रेक्ष्य में भी आपसे बात करना चाहेंगे कि हम इस वक्त, उस वक्त तो बात लागू होने वाली थी, लेकिन अब नई शिक्षा नीति में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। आप कैसा देख रहे हैं? आपकी टिप्पणी क्या होगी? आप नई शिक्षा नीति 2020 जो है जी, वो जो हमारे सामने आई है उसके 2-3 मुद्दे समझ लेना चाहिए। एक पहला मुद्दा हमें समझ लेना चाहिए कि ये नीतियाँ जो है हमारी जो शैक्षणिक व्यवस्था है कंट्री में, उसका अध्ययन करके नहीं आई। अच्छा, ये एक कमिटीज है जिसको लगा कि ये बातें अच्छी है, ये बातें बाहर बड़ी अच्छी है अमेरिका में, वो लाके वो नीति बनाई है। इसलिए इसमें इमिटेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें फोकस है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाने में, और जितने भी मेजर दिए हुए वो क्वालिटी बढ़ाने के हैं। लेकिन ये क्वालिटी के मेजर जो है वो इस तरह से बनाए हैं जिसमें गरीब और दलित और ट्राइबल जो है इनका एक्सेस जो है हायर एजुकेशन कम होगा। मतलब वो हायर एजुकेशन की ओर नहीं जा पाएंगे। हाँ, डिफिकल्ट हो जाएगा। अच्छा, जैसे अब मैं उसमें सब टाइम लगेगा कि वो यूनिटरी एजुकेशन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं, और फिलेटिंग सिस्टम जो हमारी है अभी फिलहाल उसको रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं। और फिलेटिंग सिस्टम ऐसी है कि कॉलेज जो है गाँव में है, स्मॉल टाउन में है, उसको बच्चों को फायदा हो जाता है। यूनिटरी सिस्टम पे उनका कहना है कि डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे आप एक बड़ी यूनिवर्सिटी बनाओ जहाँ कॉलेज का भी लड़का रहेगा, पोस्ट ग्रेजुएट भी रहेगा, पीएचडी भी रहेगा। उसमें जो है एक्सेस जो है गरीबों का कम हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने वो कोई कारण नहीं है, जो बैचलर डिग्री का ड्यूरेशन था 3 साल का, उसको 4 साल कर दिया है। उसके भी कारण है। अब 1 साल आप एजुकेशन बढ़ाओगे, एक पीरियड बढ़ाओगे तो कॉस्ट तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। गरीब वैसे ही ग्रेजुएशन लेने के लिए परेशान रहता है। अब 1 साल आप बढ़ा रहे हो तो उससे हायर एजुकेशन का एक्सेस उनका कम हो जाएगा। उनको आप कह रहे हो कि 3 साल की बैचलर ले लो, 2-2 साल, 2-2 ड्यूरेशन की बैचलर है, 3 साल की, 4 साल की। वो गरीब जो है सारा 3 साल की ले लेगा, जो अच्छा है वो 4 साल की ले लेगा। दोनों मार्केट में जाएंगे, जिसके 4 साल की बैचलर डिग्री है उसको नौकरी मिलेगी, जिसका 3 साल के उसके ऊपर कम, उसको प्राथमिकता मिल जाएगी। दूसरा जो है वो ये कह रहे हैं कि एडमिशन जो है नेशनल टेस्ट लेके हम करेंगे। कि क्यों कर रहे हो भाई? अभी जो है लड़का कॉलेज में जाता है एडमिशन मिल जाती है, यूनिवर्सिटी में जाता है एडमिशन मिल जाती है, यदि मार्क्स वगैरह सब उसके ठीक है तो। यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे कभी कभी टेस्ट भी कर लेती है, तो टेस्ट में पास हो गया तो हो जाता है। नहीं, हम ऑल इंडिया लेवल पे मेडिकल इंजीनियरिंग की तरह टेस्ट ले लेंगे। अब वो 47 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए उन्होंने नेशनल टेस्ट लागू कर दी है। और सारे जो अभ्यास है, जो स्टडीज है, उसने बताया है, तमिलनाडु में किया उन्होंने अभ्यास, कि जहाँ नेशनल टेस्ट के थ्रू एडमिशन देते हो उसमें गरीब गांव का बच्चा जो है, लड़के जो है, उनको एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि नेशनल टेस्ट आप जब कर रहे हो तो कोचिंग लेते हो आप, तो जिनके पास पैसा है वो कोचिंग लेके मैकेनिकल टेस्ट पास करके ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा वो तैयारी के साथ नहीं होता। तो ये और भी उसमें ये है, जैसे फॉरेन यूनिवर्सिटी लाने की बात हो रही है, 100 फॉरेन यूनिवर्सिटी। अब फॉरेन यूनिवर्सिटी वैसे भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हमारे देश में, उसमें गरीब नहीं जा पा रहा है, तो फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाएगा। तो जितने भी स्टेप क्वालिटी बढ़ाने के लिए सरकार ने इस नीति में दिए हुए है, उसका असर जो है गरीब और दलित समाज जो है उसका एक्सेस हायर एजुकेशन को रिड्यूस करने में काफी
उसका प्रभाव होगा। और उसके लिए कोई सोल्यूशन दी नहीं, बातें की है बस, उसमें सोल्यूशन नहीं दी, सोल्यूशन क्वालिटी की नहीं दी। तो मुझे ये लग रहा है कि ये कुछ इसका असर ये होगा कि गरीब, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, डीएनटी, इन लोगों का जो मैसिफिकेशन हो रहा है, हायर एजुकेशन की तरफ उनकी बढ़ोतरी हो रही है, उसको सेकेंडरी स्कूल, मैट्रिकुलेट और स्किल एजुकेशन दे के उसको वहीं तक के रोको, आगे न चले जाए ज्यादा दूर। ये ग्रेजुएट कम हो, एमए के लिए कम एंट्री उसकी हो, पीएचडी के लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट बना दिया है। एमफिल डिग्री थी, एमए करने के बाद पीएचडी के पहले, उससे फायदा हो जाता है। गरीब दलित लड़का अपना एमफिल करता तो लेक्चरशिप के लिए उसको एलिजिबल हो जाता और उसका फायदा होता, वो निकाल दी, सिर्फ पीएचडी रहेगी। तो ये सारे स्टेप जो है, मुझे ऐसा लग रहा है इसके पीछे कुछ इंटेंशन है। अच्छा, कि हायर एजुकेशन शुड बी कन्फाइंड टू सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और आप भी ले लो एजुकेशन, लेकिन आप जो है स्कूल एजुकेशन ले लो, हायर सेकेंडरी ले लो, ज्यादा से ज्यादा ग्रेजुएट बन जाओ 3 साल का या 4 साल का, उसके आगे आप ऊपर वाली एजुकेशन की अपेक्षा मत रखो। मतलब क्या आप इसे एक सामाजिक असमानता के एक बड़े खतरे के रूप में देखते हैं? बिल्कुल देख रहा हूँ, बिल्कुल देख रहा हूँ। उसके मैं उसका एनालिसिस आपको दे सकता हूँ मैं कि जितने भी क्वालिटी के लिए मेजर सजेस्ट किए, उसके एडवर्स इम्पैक्ट एडमिशन पे होगी, जिसके मैंने उदाहरण दिया। फिलिटिंग सिस्टम, 4 साल का बीए करना, नेशनल टेस्ट करना, फॉरेन यूनिवर्सिटी को ले आना, प्राइवेट सेक्टर को रोकने का, या कम से कम प्राइवेट सेक्टर गरीबों के लिए अफोर्डेबल बनने का कोई उसमें सोल्यूशन नहीं है। तो उससे साफ नजर आ रहा है। हम बातचीत कर रहे थे डॉक्टर सुखदेव थोराट सर से। थोराट सर का ये कहना है कि हम ये तो नहीं कहेंगे कि भाई कुछ हुआ नहीं, लेकिन 75 सालों में जो कुछ हुआ है उससे संतुष्टि भी नहीं, क्योंकि जैसे और जिस स्पीड से होना चाहिए था और हर एक समुदाय के लिए उतने ही एफर्ट्स के साथ उसे विकास की प्रक्रिया में शामिल कर लेना चाहिए था, ये हो नहीं पाया है। और इसके लिए नीतियों का कमजोर होना भी एक खास मुद्दा इसके रूप में मानते हैं सर। तो हम यहाँ रुकते हैं इन 75 सालों के स्वतंत्रता के इस मूल्यांकन में। इस सफर से आपको जोड़ेंगे, लेकिन अगली कड़ी में। सर, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपको बहुत धन्यवाद सर। आप बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।